हे गाइस, क्या हाल है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल है पहले तो हमें जानना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, ठीक है। पहला शेड्यूल क्या बोलता है? पहला शेड्यूल में लिखा हुआ है दैट स्टेट्स, मतलब स्टेट के नाम क्या क्या है और उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ कितना एरिया लेकर फैला हुआ है स्टेट्स, उसमें पहला शेड्यूल में वो दिया हुआ है। और दूसरा चीज़ जो दिया हुआ है पहला शेड्यूल में, वो यूनियन टेरिटरी का नाम और उसका एक्सटेंट, ठीक है। मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम और एक्सटेंट दिया हुआ है पहला शेड्यूल में। दोस्तों दूसरा शेड्यूल जो है उसमें किसके बारे में पहले बता देता हूँ। दूसरा शेड्यूल में मतलब कितने पैसे मिलना चाहिए, क्या क्या अलाउंस होना चाहिए और क्या क्या प्रिविलेज मिलना चाहिए कुछ कुछ अथॉरिटीज़ को। और वो अथॉरिटीज़ क्या कौन कौन है ये बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट है, एक गवर्नर है दोस्तों, एक स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा का, उसका चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का, और भी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर आपका जाके लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होता है, और चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ जिसका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे बिहार का बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो इन लोगों का रहता है। और भी किस किस का रहता है दोस्तों? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, और एक जो याद रखने की मतलब जो मेनली पूछा जाता है वो है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल दोस्तों, CAG इसको अपन कहते हैं, ठीक है, जो ऑडिट करता है। तो उस ऑडिट का भी उसके भी डिटेल्स इस सेकंड शेड्यूल में कंटेन करते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओथ और मतलब प्रण जो लिया जाता है उसके तीसरा शेड्यूल में उसके प्रण के बारे में लिखा हुआ है। किस किस का प्रण? यूनियन मिनिस्टर्स, जैसे होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, है ना, उन लोग का ओथ के बारे में लिखा हुआ। उसका कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, मतलब जो कैंडिडेट इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन में भाग लेना जा रहा है, उसके बाद वो क्या क्या ओथ लेगा, सिर्फ जो मतलब कैंडिडेट जो इलेक्शन में पुट करना चाहता है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, सुप्रीम कोर्ट का जज, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। उसके बाद ये तो सेंट्रल लेवल में हो गया। स्टेट लेवल में भी सेम है, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स है सारे। उसके बाद कैंडिडेट जो कि स्टेट लेजिस्लेटर का इलेक्शन लड़ेंगे, एंड द जो भी मेंबर्स है स्टेट लेजिस्लेटर के सब कोई, और हाई कोर्ट के जज भी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी है, हाई कोर्ट के जज भी है। और जो एक एक्स्ट्रा है वो क्या बोला था फिर से मैंने? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। एनीवेज चलिए अब फोर्थ शेड्यूल में देख लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है राज्यसभा में कैसे करके सीट दिया जाए, ठीक है। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अगर आपको पता होना चाहिए दैट राज्यसभा में हर एक स्टेट का अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स है। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है ना यूपी का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है वैसे राज्यसभा में भी, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल में इसके बारे में लिखा हुआ है दैट किस किस राज्य को कैसा कैसा सीट है। फिफ्थ शेड्यूल में दोस्तों लिखा हुआ है शेड्यूल ए, मतलब शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स जो है इंडिया में, उन लोगों के एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, ये फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। उन लोग के एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से लेना है, मतलब चलाना है, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में भी कुछ वैसे ही रिलेटेड है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए फिफ्थ शेड्यूल में था शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स ना। सिक्स शेड्यूल में है सिर्फ ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया किसका? चार स्टेट का है। वो एक है आसाम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में कभी दिया हुआ रहेगा दैट सिक्स शेड्यूल में नागालैंड भी आता है ना, तो नागालैंड नहीं है, बल्कि नागालैंड में ट्राइबल पॉपुलेशन, बट स्टिल है ना, ये 4 स्टेट ही आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना। चलिए अभी देखते हैं सिक्स शेड्यूल में क्या हुआ है। सॉरी, फिफ्थ और सिक्स तो कंप्लीट हो गया है ना। अब सेवेंथ देखते हैं दोस्तों। सेवेंथ में ये शायद GST, अभी GST के बाद ये चेंज हो जाने वाला है, बट एनीवेज अभी तक तो हमें याद रखना पड़ेगा दैट उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें मतलब अलग अलग यूनियन का, स्टेट का और कंकरेंट लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें यूनियन का जुरिडिक्शन होगा इस सब चीज़ में, है ना। कुछ पर्टिकुलर चीज़ में स्टेट का जुरिडिक्शन होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ होते हैं जिसमें दोनों के जुरिडिक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में 7th शेड्यूल में दिया हुआ है दोस्तों। 8th शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 8th शेड्यूल में सारे लैंग्वेज, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो मतलब अभी तक तो 22 लैंग्वेज किया हुआ है रिकॉग्नाइज उसने। हाँ, अब न्यूज़ में भी आया था काफ़ी, जो है भोजपुरी और गुजराती को शायद, हाँ भोजपुरी को तो बोला गया था दैट
कुछ कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं भोजपुरी को भी इंक्लूड कीजिए, बट एनीवेज ये तो न्यूज़ है खैर। बट अभी तक आपको याद रखना 22 लैंग्वेज है उसमें। उसमें कौन कौन है? जैसे बंगाली है, ठीक है, बोडो है, आसामी है, गुजराती है, कन्नड़ है, हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है। इतने ये 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। आप देख लीजिएगा 22 लैंग्वेज, वो अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग जगह का है। जैसे कुछ कुछ तो आपको पता चल ही जाएगा, मराठी मतलब महाराष्ट्र में है ना, बट कुछ कुछ ऐसे जैसे डोगरी है, ठीक है, वो सब किस रीजन में, वो सब हिमाचल प्रदेश जम्मू के रीजन में, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे कोंकणी, आपको पता होना चाहिए, वो गोवा के कोंकणी, गोवा में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। मतलब आजू बाजू रीजन में भी है, बट स्टिल गोवा इज अ मेजर फोकल पॉइंट ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। अब हमने 8 शेड्यूल कर लिया, अब आता है 9th शेड्यूल में दोस्तों। 9th शेड्यूल में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं बेसिकली। इसमें लैंड रिफॉर्म के भी बारे में है, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू इसके बारे में भी सब बहुत कुछ, मतलब लॉज के मॉडिफिकेशंस के बारे में 9th शेड्यूल के बारे में 9th शेड्यूल में लिखा हुआ है। अब 10th शेड्यूल जो है ना दोस्तों, ये कैसे बताऊँ आपको, आप अगर विश्वास नहीं होता तो आप 10th शेड्यूल और PSC एग्ज़ाम्स करके गूगल में सर्च कर लो, बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ये 10th शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, है ना। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है क्योंकि इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, और खैर ये क्वेश्चन पता नहीं पूछा जा ही सकता है एनीवेज, तो कर लीजिए। 10th शेड्यूल में दोस्तों है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब वो क्या होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मतलब अपने मन मर्जी की पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टी चेंज करने का भी नियम है उनका, उन सब नियम को पालन करना पड़ेगा, तभी वो पार्टी चेंज कर सकते हैं। अगर बिना नियम पालन के पार्टी चेंज कर दिया तो उनको पार्टी से हटा दिया, निष्कासित कर लिया जाएगा अगले इलेक्शंस तक, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में उसी के बारे में, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, वो 10th शेड्यूल में आता है दोस्तों। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल जो है ये 73rd और 74th अमेंडमेंट जो 1992 में किया गया था, है ना, 1992 में किया था, तब ये शेड्यूल्स को लाया गया था। 11th शेड्यूल्स क्या पंचायत के बारे में बोलता है, मतलब 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और ये वाला म्यूनसिपैलिटी के, मतलब 11th जो शेड्यूल है पंचायत और 12th शेड्यूल म्यूनसिपैलिटी के बारे में है, ठीक है। बस इतना ही जानना है। म्यूनसिपैलिटी के क्या होगा, सिंपल सा पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपैलिटी, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत का कैसा, वही सब होगा, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सोर्सेज, मतलब कहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, कहाँ से उसने अपना मतलब डिराइव किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। दोस्तों सोर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे हम लोग देश से लिए हैं, जैसे US से लिया है, हमारे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, है ना, जर्मनी से, बहुत देशों से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्टेज अभी जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका बेसिक्स कुछ उठाया बहुत कंट्रीज से, तो उसी के बारे में देखते हैं ज़रा। देखिए पहला जो मेन है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1935 को, मैंने बोला था आपको याद होगा तो, ठीक है। उससे हमने क्या क्या चीज़ लिया, फेडरल सिस्टम एक चीज़ हमने डिराइव किया, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन, है ना, फेडरल रिलेशन, ठीक है, वो एक चीज़ डिराइव किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ऑफिस ऑफ गवर्नर आपको याद होना चाहिए, हर प्रोविंस में गवर्नर दे दिया गया था, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर भी हमने 1935 वाले एक्ट से ही लिया है। उसके बाद जुडिशियरी, है ना, जुडिशरी का फॉर्मेशन, उसका पब्लिक सर्विस कमीशन, तब आपको याद होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन जॉइंट भी आ गया था, वो भी आ गया था, सेंट्रल स्टेट और जॉइंट तीनों आ गया था, तो तब पब्लिक सर्विस कमीशन भी 1935 वाले एक्ट से हम लोगों ने डेराइव किया है, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजंस जो कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस थे जो क्या तब के एक्ट में थे, वो सब भी हमने डिराइव किया है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटिश से, ठीक है। तो ब्रिटिश से हमने एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सिस्टम लिया है, जितने रूल्स ऑफ लॉज, मतलब रूल तो पहले तो हम लोग कहाँ बनाते थे, वही लोग ना बना के दिए थे यार, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है। तो ऑलमोस्ट हमारा भी जो भी कानून चलता है वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के आधार पे ही चलता है, ठीक है। मतलब हम लोग वैसे सोवरिन है, बट स्टिल हम लोग कुछ जो लॉ बनाते हैं ना, उन्हीं के टाइप का ही हम लोग का है, ठीक है।
और लेजिस्लेटिव पावर मतलब लेजिस्लेचर का जो पावर प्रोसीजर होता है, जो कैसे कंडक्ट किया जाता है लेजिस्लेचर को, कैसे बिल विल पास किया जाता है, ये हलाना फिलाना ढिकाना, ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। अब सिंगल सिटीजनशिप, ये बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंगल सिटीजन सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के इंडिया में बाकी सब स्टेट में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। और ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया है। नेक्स्ट है दोस्तों कैबिनेट का सिस्टम, ये तो वही प्रोसीजर में ही आ गया। एनीवेज कैबिनेट सिस्टम भी हम लोग किए हैं। उसके बाद रेट, अलग अलग काइंड का रेट पास करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उस टाइप के रेट्स भी हमने इन्हीं से मतलब ब्रिटिश से ही डिराइव किए हैं। और पार्लियामेंट का प्रिविलेज होता है कुछ कुछ, है ना, जैसे जैसे MLAs को मिलता नहीं है कुछ कुछ रहने खाने, उसके बाद कुक वुक मिलता है, गाड़ी फैसिलिटी, तो उस टाइप के प्रिविलेज भी सारे ब्रिटिश से ही, मतलब सब कुछ उन्हीं से ही हमने डिराइव किया, ठीक है। अब देखिए यूएस का, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएस से हमने क्या क्या डिराइव किया है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनफैक्ट हमने सारे कंट्री से डिराइव किया, बट यूएस से जो मेन चीज़ डिराइव किया ये है फंडामेंटल राइट्स हमारा, ठीक है। उसके बाद जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस, उसका जुडिशियल कैसे अपना रिव्यू कर सकता है कोई भी लॉज में जो क्या विद इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो पावर भी हमने वही उन्हीं से लिया सीखा है, ठीक है। उसके बाद इम्पीचमेंट कैसे प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है पोस्ट से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी कैसे हटा दिया जा सकता है, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों ईरान नहीं सॉरी ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया क्या क्या, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तो, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों अब आपको पता होगा दैट राज्यसभा में प्रेसिडेंट का पावर है दैट वो कुछ लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वो नॉमिनेशन किससे हमने सीखा है, वो भी ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही सीखा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीधा आ सकता है दैट नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा वाला मेथड हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है, वो है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो आयरलैंड, मुझे जहाँ तक अब तक याद आ रहा है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ईरान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो, है ना। मैंने जस्ट रफली मुझे याद आ रहा है, कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को भी कंफर्मली पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, अगर मुझसे गलती हुई तो, है ना। ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है। नेक्स्ट है दोस्तों कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा कहाँ है बताइए तो, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाला जो कंट्री है वो कनाडा है, और वो नाफ्टा में भी मतलब एडेड है। नाफ्टा एक ट्रेड पैक्ट है बिटवीन कनाडा, यूएस और मेक्सिको, ठीक है। तो एनीवेज अभी तो वो सब अलग चीज़ हो गया। दोस्तों हमने किया क्या था डिराइव, ये करना है पहले, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर कैसे स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ हमने डिराइव किया, और कुछ सेंटर्स के रेसिड्यूइंग पावर्स है, मतलब जो कुछ अगर अलग टाइप का लॉ बनना है ना, अगर और किसी चीज़ में नहीं लिखा हुआ है, सेंटर में भी स्टेट में भी नहीं, तो उसका जुरिडिक्शन अल्टीमेट सेंटर के पास हो जाता है। सेंटर डिसाइड करेगा वो किसके पास जाएगा, मतलब कौन सरकार उस पर लॉ बनाएगी, ठीक है। और स्टेट में गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाए हर एक स्टेट में, वो कैनेडियन से हमने सीखा है। दोस्तों अगर एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको लगा होगा यार हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात किया था, दैट वहाँ से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया था। हाँ लिया था, बट वहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर था, पर कनाडा में था दैट कनाडा से हमने क्या लिया, हर स्टेट में गवर्नर बैठाना है ना, और कैसे उसको अपॉइंट करते हैं ना, तो वो हर स्टेट में जो कैसे गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। और भी लिया है वो एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवाइस जारी कर सकता है, वो पर नॉन बाइंडिंग होता है, क्योंकि वो एडवाइस है ना, लिखा ही हुआ है एडवाइस, तो वो नॉन बाइंडिंग होता है। तो ये वाला सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ऑस्ट्रेलियन का मैंने जल्दी से बता देना है, कुछ इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, वैसे कॉन्करेंट लिस्ट लिया था हमने, और कैसे ट्रेड कॉमर्स आपस में लेन देन का फ्रीडम हो, वो वाला कॉन्सेप्ट लिया है। और एक जो बहुत मेन कॉन्सेप्ट है वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस। कभी कोई बिल में दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा आपस में बनती नहीं है ना, तो उस समय क्या होता है ना, एक जॉइंट सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। जॉइंट सेशन कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है।
और ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जॉइंट सेशन आपके स्टेट असेंबलीज में नहीं होता है, सिर्फ वो सेंट्रल असेंबली में ही होगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में ही का ही होता है। आपका बिहार का असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी जॉइंट सेशन नहीं करवाता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर बहुत ज़्यादा है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। पर सेंटर के केस में लोकसभा का पावर है ज़्यादा, बट उतना नहीं है। कुछ कुछ जुरिडिक्शंस है जहाँ पर राज्यसभा का परमिशन लेना अनिवार्य है। तो ऐसा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ख़त्म। नेक्स्ट है दोस्तों, रुकिए, ये है जर्मनी का। जर्मनी से हमने क्या लिया था, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ही चीज़ हमने, मेन चीज़ जो उठाया था जर्मनी से, वो है इमरजेंसी के समय हम फंडामेंटल राइट, कौन कौन से फंडामेंटल राइट को एबॉलिश कर सके इमरजेंसी के समय, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजंस लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिया गया था, पर उसका सस्पेंशन कैसे किया जाता है इमरजेंसी के समय, वो हमने जर्मनी से लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है सोवियत रूस से, है ना। तब जब सोवियत रूस था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अभी तो खैर रशिया हो गया है ना, तब उसको सोवियत यूएसएसआर कहा जाता था, ठीक है। उससे हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, और आइडियल ऑफ जस्टिस, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आइडियल ऑफ जस्टिस, जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड किया हुआ है दोस्तों, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है, सोवियत से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच लॉ से हम लोगों ने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रियम्बल में हमारा ऐड है, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, वो है लिया था कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स लिए थे, और राज्यसभा में इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं वो लिए थे। और लास्ट जो है दोस्तों जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये मैं लिख दे रहा हूँ, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने लिखा था प्रोसीजर जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक का यही है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।